जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम PT 365 विजन आईएएस का कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो यहाँ पर हमने जो पॉलिटी सेक्शन है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमी सेक्शन जो है उसको कवर करने वाले हैं, देन एनवायरमेंट सेक्शन कवर करेंगे, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से। तो फटाफट इनको कवर करेंगे। वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि जल्द से जल्द आपके लिए जो वीडियोस है वो लाए जा सके, और इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मतलब 20 to 30 मार्क्स जो है वो आपकी इजीली यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर आप ये PT 365 बाकी पूरे साल भर के जो है PT 365 जो है मतलब जनवरी 2022 का और 22 से लेकर दिसंबर 2022 तक के वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बाकी MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिए। वहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है UPSC स्टेट PSC से रिलेटेड वो देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेक्चर्स है, तो उसकी जो लिंक है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। बाकी वीडियो अपडेट्स कब आते हैं, कब वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी PDF में वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो PDF के लिए आप मयूर मोगरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम। सबसे पहले इकोनॉमी सेक्शन जो है उसमें आता है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। यहाँ पर है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो यहाँ पर रिसेंट बजट जो हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट महिलाओं के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो महिला है वो इसमें इंक्लूड रहेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ जो मतलब समझ लीजिए जो महिला मतलब जो एजेड महिला है सिर्फ वही इसमें शामिल होगी? जी नहीं। मतलब ऐसा अगर आपको स्टेटमेंट आता है कि ओनली विमेन आर इंक्लूडेड इन दिस, सो दिस कुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो एलिजिबिलिटी में है विमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, UPSC यहाँ पर खेल सकता है। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो सेविंग स्कीम यहाँ पर सेफ्टी नेट जो है प्रोवाइड करता है वल्नरेबल सेक्शन के लिए। जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए एक सेफ्टी नेट है कि भाई पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा सभी को चाहिए, तो यहाँ पर एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है सीनियर सिटीजन्स, विडोज, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, है ना, इन सब के लिए। तो यहाँ पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है गवर्नमेंट का कहाँ से वो कंट्रीब्यूशन 20% जो है सेंटर्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी, है ना। गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा जो है वो लगने वाला है, कहाँ से इतना पैसा देंगे कहाँ से। ये बेसिकली क्या है, वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है, वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है। ठीक है, एक टाइम की, ओनली वन टाइम, एंड मेड अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ कितना, 2 सालों के लिए यहाँ पर रहने वाला है, फ्रॉम अप्रैल 23 टू मार्च 25। यहाँ पर फीमेल एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। एलिजिबिलिटी हमने देखा विमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन। डिपॉजिट लिमिट एडन मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख एंड एलिजिबल फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 2 लाख का है, 2 सालों के लिए है। प्री मैच्योर विड्रॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल जो है वो किया जा सकता है, इंटरेस्ट जो है 7.5% यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें कैटेगरीज जो है वो भी अलग अलग दी गई है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये सारे ये सब दिए गए हैं। तो ये हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये जो स्कीम है इसके क्राइटेरियाज, आपको फीचर्स जो है वो पता रहने चाहिए। इसमें आपका खेला जा सकता है कि भाई 2 साल के लिए नहीं, 8 साल के लिए है ना। तो इस तरीके से मतलब बाकी जो स्कीम्स काफ़ी फेमस रही है, किसान विकास पत्र बोलिए, बाकी जो स्कीम्स बहुत फेमस रही है उनके जो मैच्योरिटी पीरियड्स है वो इसमें डाल के दे सकते हैं। तो इसमें 2 ईयर्स के लिए रहेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए रहने वाला है। विमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन जो है वो इसमें शामिल है। मैक्सिमम 2 लाख यहाँ पर डाल सकते हैं। एलिजिबल जो है वो 2 साल के लिए है। प्री मैच्योर्ड क्या अवेलेबल है? जी हाँ, पार्शियल विड्रॉल जो है वो किया जा सकता है, या फिर पार्शियल विड्रॉल नहीं ही हो सकता है, ऐसा भी आपके साथ स्टेटमेंट के साथ खेला जा सकता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बाकी स्मॉल सेविंग फंड जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मनी डिपॉजिट इन स्मॉल सेविंग स्कीम बाय इंडिविजुअल्स डायरेक्टली सेंड टू द गवर्नमेंट डिपॉजिटेड इन NSSF। ठीक है, ये 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। करंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनके तहत यहाँ पर किया जाता है, एंड आर्टिकल जो है इससे अपनी ये डिराइव करता है। एंड डी लिंक स्मॉल सेविंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम कंजर्वेटिव फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर बैलेंस जो है डायरेक्ट लायबिलिटीज़ रहती है, सेंटर की लायबिलिटीज़ रहती है ये। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को वापस देना है, गवर्नमेंट को वापस करना है। क्लियर है?
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन्होंने टारगेट ऑफ हैविंग 10 कोर एसएचजी मेंबर्स बाय 24 ये यहाँ पर अचीव करने का बोला है। अब इससे हमारा जो 11th शेड्यूल है एंड 12th शेड्यूल है ये भी यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाता है, खासकर जो बात करता है किससे, पंचायती राज से, है ना, एंड म्यूनसिपाल्टी से। अब इसमें पंचायती राज जो है इसमें इलेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, है ना, उसमें अलग अलग कमिटीज़ आई है, तो कमिटीज़ की क्रोनोलॉजी जो है वो आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद जो बेसिकली ये तो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन सी कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन होना चाहिए, ये बोला गया है। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो अलग अलग लेवल्स है, 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स में जो मेंबर्स है उनका इलेक्शन कैसे होता है, चेयरपर्सन जो है वो कैसे इलेक्ट होकर आते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बेसिकली बन सकते हैं। तो ये आपको पंचायती राज के बारे में पता रहना चाहिए। म्यूनसिपाल्टी जो अलग अलग है, कॉरपोरेशन बोलिए, म्यूनसिपाल्टी बोलिए, टाउनशिप एरिया बोलिए, कंटेनमेंट बोर्ड बोलिए, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन कहीं कहीं में पार्शियल होते हैं, कहीं कहीं में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, कहीं कहीं में हमें नॉमिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बारकाई वाली चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी को पता है कि भाई बहुत सारे एस्पिरेंट जो उन्होंने रट्टा मारा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ों का, अब यहाँ पर क्या पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने साइन किया अग्रीमेंट विद मैशो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पर प्रोडक्ट मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना, रूरल लाइवलीहुड देना है। तो कैसे करेंगे, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर शोकेस करो, उनके जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ पर बेचने की कोशिश करो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, कंपोनेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो सोशल मोबिलाइजेशन, यहाँ पर सेल्फ मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली सस्टेनेबल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर दी जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर पैसे जो है वो कमाने की कोशिश करेंगे उतना फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। देन सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो रहेगा, यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो की जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री जो है ये भी आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। नोडल मिनिस्ट्री जो है वो हमें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर पॉवर्टी जो है उसका एलिवेशन करना है, रूरल महिलाओं को यहाँ पर सोशल इससे इंक्लूड करना है, इंक्लूजन लाना है, एंड यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है, इतना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ पर जो वर्किंग है किस तरीके से होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मुझे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स जो है वो दिए हुए हैं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ये सारी चीज़ें। इंडिया में रिच लोग जो है, रिचेस्ट 1% जो है वो 40% कंट्री की वेल्थ जो है वो रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछने लायक नहीं है ये चीज़ें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिस्कल पॉलिसी पर आते हैं। फिस्कल पॉलिसी, इसमें अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है स्टेट फाइनेंसेस। फिस्कल पॉलिसी में स्टेट फाइनेंस, आरबीआई ने अपनी एनुअल पब्लिकेशन स्टेट फाइनेंस स्टडी बजट ऑफ 2022-23 यहाँ पर दी है। थीम है कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, रोल ऑफ स्टेट। स्टेट जो राज्य है उनका रोल क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अब इसमें क्या होता है कि आपके घर में जितना पैसा आ रहा है, ठीक है, देन उसके बाद जितना पैसा खर्च हो रहा है, तो आ रहा है अगर समझ लीजिए 50,000 रुपये, ठीक है, और ख़र्च हो रहा है समझ लीजिए 60,000, तो ये जो 10,000 है ये आपको क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। यही जो उधार है इसे क्या कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो सरकार का ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हुआ है ना। ट्रेंड क्या चल रहा है ये ऑलरेडी बजट के वीडियो में हमने देखा हुआ है। खैर, तो यहाँ पर जो स्टेट्स है उनका भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो स्टेट का क्या योगदान रह सकता है, यहाँ पर स्टेट किस तरीके से चीज़ें कर सकती है, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट भाई साहब पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ बजट के, इसमें 2 तरीके के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में जो डेफिसिट होगा उसके अंदर रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। तो वो उसका वीडियो जो है वो आप देखिए, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट से समझा रखे हैं। तो यहाँ पर की फाइंडिंग, एग्रीगेट रेवेन्यू रिसीट जो है स्टेट गवर्नमेंट की एंड यूटीज की 14.9% ऑफ जीडीपी, आउट ऑफ विच 55% जो है वो फ्रॉम ओन टैक्सेस, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो वो इतना हमें देखने को मिलता है। बाकी ये कुछ खास नहीं है, आंकड़े आपको याद नहीं रखने, आप ध्यान में रखिए, आंकड़े वाकड़े कोई नहीं पूछने वाला आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है बेसिकली।
तो ये कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सिक्योरिटीज़, इसके फीचर्स आपको पता रहने चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आरबीआई ने ड्राफ्ट नॉर्मल फॉर लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो यहाँ पर किया है बेसिकली। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है जी सेक, ये क्या है, एकदम आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो समझ लीजिए कि जो बेसिकली गवर्नमेंट के कागज पत्र जो ये कहते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा जो है वो रहेगा, ठीक है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। एम है टू फैसिलिटेट वाइडर पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेंडिंग मार्केट। गवर्नमेंट जो है उसका और ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर गवर्नमेंट बेचेगी, ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर गवर्नमेंट बेच रही है तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, जी सेक इशूड बाय सेंटर एक्सेप्टेड ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल बेसिकली क्या है, 1 साल के अंदर वाला, आर एलिजिबल फॉर लेंडिंग एंड ट्रेडिंग इन GSL, ये यहाँ पर GSL जो है उसमें ट्रेड करने के लिए रहेगा। बोथ सेंटर एंड स्टेट इंक्लूडिंग टी बिल शैल बी यूज्ड एज अ कोलैटरल अंडर GSL। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खेला जा सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इशू किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, एक्सेप्ट ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के अलावा जो सेंटर, अभी के लिए याद रखने के लिए हम देखते हैं, मोदी जी जो है उन्होंने यहाँ पर इशू किए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किए, समझ लीजिए उनकी गवर्नमेंट के जो गिरवी रखी हुई चीज़ें हैं वो समझ लीजिए, अभी समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, समझने के लिए, याद रखने के लिए, कि उन्होंने जो सरकारी चीज़ें हैं उसको गिरवी रखकर एक पेपर बनाया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। अब वो यहाँ पर किसके लिए एलिजिबल है, लेंडिंग के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। लेंडिंग भी कह रहा है, ट्रेड भी किया जा सकता है, हाँ भाई लेन देन उसका हो सकता है, ठीक है। वेयर एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंटर और स्टेट दोनों का है, मोदी जी और योगी जी दोनों ने यहाँ पर जो किया हुआ है, इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल, जो 1 साल के अंदर के वो ट्रेजरी बिल भी आएंगे, वो कोलेट्रल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई ये मैं गिरवी रख रहा हूँ, ये मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है। एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन रहने वाले हैं, एंटिटीज एलिजिबल टू अंडरटेक रेपो ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली रेपो ट्रांजेक्शन जो है वो जो ले रहे हैं, टेन्योर मिनिमम 1 डे एंड मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, 1 डे एंड 90 डेज मैक्सिमम, ठीक है। तो इतना यहाँ पर रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी जो GSL ट्रांजेक्शन में लाई जा रही है वो एलिजिबल रहेगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फॉर बोरोवर्स नॉट फॉर लेंडर्स। बोरोवर्स जो ले रहे हैं, SLR यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। इसलिए इसमें मैं नहीं चाहूँगा कि भाई SLR क्या है, ये मेंटेन करना पड़ता है। समझ लीजिए 18% यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, ये अलग से निकाल के रखना पड़ता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें या तो कैश रखा जाता है, या तो गोल्ड रखा जाता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो रखी जाती है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। एंड यहाँ पर सच सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल जैसे यूजुअली उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिसका मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होता है। या फिर लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो मतलब मैच्योरिटी जिसकी 1 साल से ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फ्यूल टैक्स रेट, अगेन सेंटर एंड सम स्टेट्स हैव इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। वही है कि भाई पेट्रोल अगर 40 रुपये में आ रहा है इंडिया में, तो उस पर टैक्सेस लग लग के वो 100 रुपये क्यों उसका किया जा रहा है, वही यहाँ पर मैटर है। यही GST, अगर इसमें GST लागू कर दिया जाए तो समझ लीजिए यहाँ पर 28% भी अगर लगे तो भी अभी जो पेट्रोल है उससे सस्ता ही रहेगा। खैर, तो यहाँ पर ऑयल मेकिंग कंपनीज जो है रिटेल प्राइजेस उसके रिवाइव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिकली कि भाई यहाँ पर क्या पेट्रोल डीजल को GST में इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको एक पता रहना चाहिए कि भाई एक्साइज ड्यूटी कौन कौन सी ड्यूटीज़ वहाँ पर लगती है, ठीक है। चलिए, बैंकिंग एसेट क्वालिटी रिस्ट्रक्चरिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर क्या हुआ है कि भाई जॉइंट स्टडी जो है वो फ्रॉम प्राइस वेयरहाउस कूपर्स एंड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, उन्होंने हाईलाइट किया है लीडिंग रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो माइक्रो फाइनेंस जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो माइक्रो फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये क्या कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल सर्विस जो अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं
प्रोवाइड स्मॉल लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। क्या कर रहे हैं ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? क्या करते हैं ये स्मॉल लोन्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं, बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किनको? जो गरीब है, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स है उनको। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई बैंक्स 40%, NBFCs 30%, स्मॉल फाइनेंस बैंक 18%, NBFCs 8%। ठीक है, ये जो NBFC माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, ठीक है, तो ये 30.8% का जो बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, मार्केट शेयर देखने को मिलता है, तो काफ़ी ह्यूज मार्केट शेयर है ना। तो यहाँ पर क्या है, डिसबर्समेंट मॉडल यहाँ पर बेसिकली दिया गया है। तो ये आप डिसबर्समेंट मॉडल जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये आपको पता रहना चाहिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है वो बेसिकली करता क्या है, ठीक है, उनका काम क्या है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन रेगुलेटरी बॉडी है बैंक्स के लिए, NBFCs के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, है ना, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पर जो मालेगाम कमेटी है, कमिटीज इंपॉर्टेंट होती है। मालेगाम कमेटी RBI ने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। RBI ने रिकॉग्नाइज किया साधन एसोसिएशन इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर MFI। ठीक है, तो साधन आपको ध्यान में रखना है, साधन रिलेटेड है MFI से। सेबी कैन मॉनिटर लिस्टेड MFIs। सेबी जो है वो भी यहाँ पर मॉनिटर कर सकती है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कुछ स्टेट जो है उनके खुद के कानून है रेगुलेट माइक्रो लेंडर्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई यहाँ पर एक ही है क्या सिर्फ RBI, यहाँ पर दूसरों को भी यहाँ पर दिया गया है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड है, बाकी मुद्रा है, ई शक्ति प्रोजेक्ट है, ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। देन आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, अब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो उन्होंने रिलीज़ किया है प्रपोज्ड चेंजेस टू IBC फॉर पब्लिक कमेंट्स। ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, कंपनी या इंडिविजुअल जो है जो भी उन्होंने उधार लिया है वो वापस रीपे नहीं कर पाते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, अब यहाँ पर बैंक है। ठीक है, बैंक ने क्या किया है, इनको दिए हैं 100 करोड़ और इनको दिए हैं 100 करोड़। अब ये अपनी किस्त जो है बराबर दे पा रहे हैं, ये अपनी किस्त बराबर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, दिवालिया हो चुके हैं, रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इंसॉल्वेंट जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, बैंक करप्सी मतलब क्या होता है, बैंक करप्सी बेसिकली एक लीगल प्रोसीडिंग होती है जहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग डेब जो है, मतलब जो भी यहाँ पर रीपे करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लीगल प्रोसीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब बैंक करप्सी, दिवालिया घोषित कर दिया गया भाई, अब ये नहीं कर पाने वाला है वापस। ठीक है, तो IBC एंड इट्स की फीचर्स अगर हम देखते हैं तो इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है फॉर टाइम बाउंड मार्केट मैकेनिज्म, जिससे कि इंसॉल्वेंसी जो है कॉर्पोरेट पर्सन्स की वो की जा सके जो दिवालिया हो रहे हैं। भाई साहब बहुत सारे लोग जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग जो है वो बड़ा बड़ा लोन ले रहे हैं, बहुत मोटा मोटा लोन ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं। अब रीपे न कर पाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे जूझने के लिए, क्योंकि बैंक को तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है। अब बैंक के पास जब पैसा नहीं आ रहा है तो बैंक जो है बाकी लोगों को कैसे दे पाएगी, है ना। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो माल्या है, माल्या उन्होंने पैसा लिया, ठीक है, समझ लीजिए 1000 करोड़ उन्होंने पैसा लिया, लोन लिया बैंक से, और वो फरार हो गया। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ पैसा लेने के लिए, अब बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। मैं तो यहाँ पर जेन्युइन कस्टमर हूँ भाई, मेरे को यहाँ पर सही में घर लेना है, अपना सपना यहाँ पर पूरा करना है, घर बांधना है, तो मेरा सपना तो अधूरा रह गया ना। जैसे अंजलि का प्यार अधूरा रह गया था, कुछ कुछ होता है, मैं उसी तरह मेरा भी सपना जो है वो अधूरा रह गया ना यहाँ पर घर बांधने का। तो अब यहाँ पर समस्या जो है वो क्रिएट होती है कि जेन्युइन जो कस्टमर्स हैं उनको भी यहाँ पर लोन नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी को सुलझाने के लिए यहाँ पर IBC देखने को मिलता है कि भाई फटाफट रिजोल्यूशन होना चाहिए। नहीं तो पहले था कि लग रहे हैं, सालों सालों लग रहे हैं, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर फटाफट होना चाहिए। IBC यहाँ पर 4 पिलर्स पर बेस्ड है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं कि भाई कैसे यहाँ पर निकाला जाए फटाफट, है ना, इन्फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन होता है,
देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर कौन कौन है? एडजुडिकेटिंग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन दोनों में आपको ध्यान में रखना है NCLT एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस है ये पता रखना है कि यहाँ पर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ये कौन कौन से केसेस देख सकता है और DRT जो है ये कौन कौन से केसेस देख सकता है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये यहाँ पर रहेगा और दूसरा एक एपिलेट अथॉरिटी आती है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है कि ये इंसॉल्वेंसी काय के लिए है, ताकि जो भी फ्रॉड कर रहा है, मतलब बेसिकली जो भी इंसॉल्वेंट है उसका यहाँ पर रिजोल्यूशन हो सके फटाफट तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो लोन लॉस प्रोविज़न है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लोन लॉस प्रोविज़न। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोट किया है डिस्कशन पेपर टू सीक मूव बैंक टुवर्ड्स एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या रहेगा, लॉस लोन लॉस प्रोविजंस यहाँ पर लाए गए हैं। अब ये क्या होता है कि आपने लोन लिया तो कुछ ऐसा हो सकता है कि लोन जो है वो लॉस में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बैंक सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ द लोन डिस्क्राइब्ड एज लोन लॉस प्रोविजंस, ये यहाँ पर अलग से निकाल के रखिए। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि भाई लोन लॉसेज जो हो रहे हैं पहले से ही यहाँ पर देखे जाए कितना कितना हो सकता है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये प्रोविजन सिर्फ आ सकता है कि भाई प्रोविजन क्या है ना। तो बैंक जो है सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ लोन डिस्क्राइब्ड एज अ लोन लॉस प्रोविजन, तो ये देखना पड़ता है। तो ये प्रो साइक्लिक प्रूडेंट रिजिम, बाकी ये कुछ नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, जो फैक्टर्स आपको पता ही है, बैंक लॉस हिस्ट्री, इंटरनल रेटिंग क्या क्या है, बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या है ना, साउंडनेस कितनी है बैंक की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क। अगेन स्ट्रेस्ड एसेट मतलब वही है कि भाई जो स्ट्रेस में है अभी, है ना, जो हो सकते हैं NPA। तो यहाँ पर RBI ने डिस्कशन किया है कि भाई स्ट्रेस्ड एसेट जो है उसका देखा जाए। तो यहाँ पर प्रोसेस है इन्वॉल्व्स पुलिंग ऑफ लोन्स एंड देन सेलिंग देम टू अ स्पेशल पर्पज एंटिटी विच देन इशू सिक्योरिटीज बैक्ड बाय द लोन पूल। ये एक यहाँ पर इम्पॉर्ट आता है कि भाई सिक्योर किया जाए जो भी लोन है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है। ठीक है, जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है उनको यहाँ पर क्या किया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, कि यहाँ पर अगर होता भी है कुछ तो बैंक जो है वो यहाँ पर सही रहेगी, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो सिक्योराइजेशन क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पूलिंग ऑफ लोन होगा। ठीक है, लोन जो है सारे एक साथ ले लिए जाएंगे एंड देन उनको दे दिया जाएगा स्पेशल पर्पस एंटिटी को। जो स्पेशल पर्पस एंटिटी समझ लीजिए यहाँ पर सलमान खान है। ठीक है, सलमान खान को जितने भी लोन है वो सब कुछ बेच दिए गए। ठीक है, अब लोन किसके पास है, सलमान खान के पास। सलमान खान अब यहाँ पर क्या करेगा, सिक्योरिटीज बैक्ड बाय द लोन पूल, यहाँ पर सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सब कुछ सलमान खान देखेगा कि लोन का क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहा जाता है। कंपनी, ट्रस्ट, बाकी एंटिटीज़ हो सकती है स्पेशल पर्पस के लिए जो ली जा रही है। इसमें ट्रांजेक्शन रीडिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट रिस्क इन एसेट, भाई यहाँ पर रिस्क जो है अब सलमान खान के ऊपर चला गया ना, इनको तो इनका पैसा मिल गया, अब सलमान खान देखते बैठेगा। जो भी है आसान शब्दों में बताने की कोशिश करो। ठीक है, अभी काम कैसे करता है, एक्चुअल में काम कैसे करता है ये देखा जाए तो कैसा होगा कि यहाँ पर कुछ एजेंट्स रहेंगे, उनको एसेट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से काम करेगा। तो बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है कि भाई स्टैंडर्ड एसेट्स लोन विच आर नॉट क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, और यहाँ पर 89 डेज से कम वाले हैं, है ना, स्ट्रेस्ड एसेट उनको क्लासिफाइड एज NPA। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये सिक्योरिटाइजेशन किस तरीके से होगा ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं हम। RBI रिलेटेड डेवलपमेंट जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो यहाँ पर दिए है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। पेमेंट एग्रीगेटर यहाँ पर है। RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर लाया था। एलिजिबल एंटिटीज़ वर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर सीकिंग ऑथराइजेशन अंडर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये है पेमेंट एग्रीगेटर। क्या है, एंटिटीज़ है जो फैसिलिटेट करते हैं ई-कॉमर्स साइट्स एंड मर्चेंट टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अलग अलग जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उसका ये करते हैं। गेटवे तो आपको पता ही है, पेमेंट गेटवे जो अलग अलग होता है। उत्कर्ष 2.0
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है उत्कर्ष 2.0, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है। विजन क्या है उत्कर्ष का? एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथन ट्रस्ट स्ट्रेंथन होना, सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए, इनोवेटिव एंड डायनामिक रहना चाहिए। देन उसके बाद फ्रॉड रजिस्ट्री है, ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, ये यहाँ पर आता है। इसमें है पहला म्यूनसिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको पता रहना चाहिए, NSE, ये स्टैब्लिश किया गया था 1992 में, रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड स्टडी ग्रुप। एंड ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में हो सके। अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो ये NSE आपको पता ही होगा। NSE इंडेक्स लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आम, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंट्री का पहला एवर म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो कंट्री का पहला है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सेबी ने लॉन्च किया इन्फॉर्मेशन डेटाबेस म्यूनसिपल बॉन्ड, क्योंकि सेबी जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी होता है, ठीक है, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी होता है उसमें सेबी जो है वो अपना पूरा योगदान देती है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी है, 1992 इसको ये मिला था अपना स्टैट्यूटरी बैकअप, ठीक है। तो म्यूनसिपल बॉन्ड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडियन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द मैच्योरिटी, वही बॉन्ड मतलब क्या है भाई, मैच्योरिटी के ऊपर आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो 28 म्यूनसिपल बॉन्ड जो इशू किए गए हैं बाय 10 यूजर्स। 2 फॉर्म म्यूनसिपल बॉन्ड्स है इंडिया में, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड एंड रेवेन्यू बॉन्ड। ये फंड प्रोजेक्ट डू नॉट नेसेसरी मेक दी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर ये किए जा सकते हैं। जो प्रॉफिट नहीं लेंगे, है ना, प्रॉफिट नहीं बनाने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड है कि भाई यहाँ पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा लेकिन चीज़ें जो है वो इम्प्रूव, जैसे मेन जो होती है पार्क्स इंप्रूव करना, स्कूल्स इंप्रूव करना। रेवेन्यू बॉन्ड होता है जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जनरेट, टोल रोड हो गया, हॉल्स हो गए, ये सब यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल बॉन्ड इशू किए जाएंगे बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड डू नॉट कैरी एनी गवर्नमेंट गारंटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के 2 फीचर्स जो आपको घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। भाई आप बोलोगे म्यूनसिपल बॉन्ड है यार, गवर्नमेंट गारंटी क्यों नहीं रहेगी? गवर्नमेंट गारंटी नहीं है, और ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं जी नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा किए जाते हैं। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट गारंटी जो है वो यहाँ पर नहीं है। बस इतनी आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर पूल्ड फाइनेंसिंग जो है वो यहाँ पर आती है। इसमें क्रिएशन ऑफ स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटीज़, मतलब एक साथ सब कुछ आ रहा है, उस तरीके की यहाँ पर चीज़ होती है। देन उसके बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को फर्स्ट अप्रूवल मिला है ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू लॉन्च सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सोशल इंटरप्राइज फंड जो है पब्लिक के लिए रेज किए जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर है एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन नॉट एलिजिबल फॉर आइडेंटिफाइड एज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कॉर्पोरेट फाउंडेशंस आते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आती है, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउस कंपनीज। तो ये जो चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से नहीं हो सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें कॉर्पोरेट फाउंडेशंस आते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर अडानी जो है उनको रख दो, अडानी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कॉर्पोरेट फाउंडेशन। पॉलिटिकल मतलब यहाँ पर मोदी जो है वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके यहाँ पर प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस जो है वो भी यहाँ पर, मतलब समझ लो कि यहाँ पर जो MBA चाय वाला है वो नहीं कर सकता है, ठीक है, समझने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिलेटेड है वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। हाउसिंग कंपनीज जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है, SSC आइडेंटिफाइज सोशल एंटरप्राइज एज वन एंगेज इन क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दी सोसाइटी, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, ठीक है, वो यहाँ पर रहना चाहिए। देन उसका रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं, गवर्निंग काउंसिल क्या क्या रहेगी, एलिजिबल एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेगी, इसमें हंगर इरेडिकेट करना है, पॉवर्टी इरेडिकेट करना है, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड ये प्रोवाइड करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके रिलीफ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। देन यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो कुछ इतनी खास नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। एक 81 बॉन्ड जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है 81 बॉन्ड। तो 81 बॉन्ड जो है ये देखिए क्या होता है ना कि ऐसे जो बॉन्ड्स है बस रिलेटेड किससे हैं वो बस ध्यान में रखना है आप। ये एक परपेचुअल बॉन्ड है, मैच्योरिटी 100 ईयर्स की है, हायर रेट जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है जो एकदम हायर इस पे है, मतलब ज़्यादा पैसा वो यहाँ पर इसमें लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 81 बॉन्ड बस इतना आपको पता रखना है।
देन उसके यहाँ पर कुछ कलर के भी बॉन्ड है, येलो बॉन्ड है। येलो बॉन्ड जो है सोलर एनर्जी जनरेशन, इसके लिए ध्यान में रखना है, येलो सोलार है ना। एंड ट्रांजिशन बॉन्ड है, मतलब सूटेबल ऑपरेशन जो उसके ट्रांजिशन के लिए, बाकी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। देन उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर जो है यहाँ पर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वही है कि आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में पता रहना चाहिए, WTO क्या है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। Recently, Switzerland became a first WTO member to formally submit acceptance of WTO new agreement on fishery subsidies। ठीक है, इसके लिए प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ हो गई। देन उसमें भी की टर्म्स जो है वो दिए गए हैं। अगेन यहाँ पर कुछ ख़ास एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक स्विफ्ट आपको पता है, स्विफ्ट किस तरीके से काम करता है ना। ये पैसे लेन देन जो हो रहा था, रशिया जो मैटर था उससे रिलेटेड ये था। तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए स्विफ्ट के बारे में, ठीक है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और उसी के साथ साथ ये अलग अलग पैसे जो है वो सेंड करने के लिए काम आती है। देन यहाँ पर एग्जिम बैंक जो है ये भी न्यूज़ में है। तो एग्जिम बैंक स्टैब्लिश की गई थी 82 में, AIFI में आती है ये। स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है इंडिया में। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को प्रोवाइड करती है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी फंक्शंस में कभी गलत नहीं, इनकरेक्ट नहीं करती है स्टेटमेंट। इनकरेक्ट यहाँ पे हो सकता है, घुमा फिरा के आएगा कि भाई RBI जो है ये इसका फुल्ली ओन्ड है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको रेगुलेट करती है, जी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। या फिर सेबी जो है वो रेगुलेट करती है, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर ये फटाफट इसके फीचर्स देखने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी रिवीजन जो है ये फास्ट हो, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ई श्रम पोर्टल आ रहा है। ई श्रम यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइज जो इनफॉर्मल सेक्टर है इंडिया का, उसके लिए ई श्रम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव है सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है सभी और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए वो यहाँ पर क्रिएट किया जाए। इफ़िशियंसी जो है सोशल सिक्योरिटी सर्विस वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। कैटेगरीज अनऑर्गेनाइज वर्कर की, कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, गीग वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, अदर अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो ये सारे कैटेगरीज है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन जो है ई श्रम पोर्टल का ये देखने को मिल रहा है। तो ई श्रम पोर्टल बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है अगेन, रिसेंटली इसने मॉनिटर किया है कुछ चीज़ें, ठीक है। वर्ल्ड मतलब किस तरीके से हुआ है वर्क। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में क्रिएट किया गया था, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है उसके इसमें 1946 ये स्पेशलाइज एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशन की। तो इसमें अलग अलग रिपोर्ट जो है यहाँ पर इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर 8 फंडामेंटल कन्वेंशन जो है ILO के वो देखने को मिलते हैं, कुछ खास नहीं है। ये 4 गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप पढ़ लेना, बाकी कुछ खास नहीं मुझे लगते। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो आ रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 5th एनुअल यहाँ पर लाया गया है। इसमें आप देखोगे तो 2017 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर लाए जा सकें, ठीक है। तो बाकी कुछ खास इसमें से निकल कर नहीं आता है। देन इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। वोकेशनल एजुकेशन जो है ये इंडिया को स्किल देने के लिए, इंडिया को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, कोठारी कमीशन देखने को मिलता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिलती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन स्कूलिंग है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम से आ सकता है कि भाई इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन से कमेटी के द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसकी बात की गई, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई। क्या आप बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी कमेटी थी। बाकी तो यहाँ पर चीज़ें चल रही है ना। जॉब्स प्रोवाइड करना है, प्रैक्टिकल उनको एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी, यही सब चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जिस पर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया अगर हम देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। एंड इसमें आप देखोगे तो फर्टिलाइज़र जो है कंट्री अंडर भारत ब्रांड नेम यहाँ पर लिया जाएगा। दैन उसके बाद यहाँ पर सभी सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स ये सब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इंडिया का फर्टिलाइज़र सेक्टर सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंज्यूमर है चाइना के बाद, क्योंकि एग्रीकल्चर उतना होता है। थर्ड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फर्टिलाइजर्स का, एंड वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है,
3 बेसिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो इंडिया में यूज़ होते हैं, यूरिया है, यूरिया मोस्ट प्रोड्यूस कंज्यूम्ड इंपोर्टेड फर्टिलाइजर, देन उसके बाद डायमोनियम फॉस्फेट DAP, देन उसके MOP पोटैश, सोर्स ऑफ पोटेशियम है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है MOP, ये सब हमें देखने को मिलता है। रेगुलेशन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर फर्टिलाइज़र कंट्रोल इसके द्वारा यहाँ पर रेगुलेट करती है। सब्सिडी जो है वो यहाँ पर दी जाती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन उसके यहाँ पर हाँ, ये इसमें आपको पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइज़र कौन कौन से टाइप के फर्टिलाइज़र इंडिया में आते हैं। तो इसमें आपको यूरिया, डायफोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश ये आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। इंडिया नेट एक्सपोर्टर बना है फार्म प्रोडक्ट्स में। शुगर 9%, 8%, बफेलो मीट 7%, रॉ कॉटन 5%, वीट 4%, ये सब हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंट स्टेटस में इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर बना है फार्म प्रोडक्ट्स में, ठीक है। 11% ऑफ शेयर जो है वो देखने को मिला है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर की टर्म्स आ रहे हैं कुछ। J फॉर्म एक आ रहा है, पंजाब जो है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड डिजिट J फॉर्म, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना। बाकी कुछ खास नहीं है। इंडस्ट्री में टेक्निकल टेक्सटाइल एक आ रहा है, टेक्निकल टेक्सटाइल देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल क्या है, कपड़ों से रिलेटेड, यहाँ पर टेक्निकलिटी आ रही है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 2 गाइडलाइन इशू किए हैं नेशनल टेक्सटाइल मिशन के लिए। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये टंग ट्विस्टर हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम है कि इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर जो है टेक्निकल टेक्सटाइल में वो बनाना है ना। देन टारगेट है डोमेस्टिक मार्केट साइज जो है वो इंक्रीज़ करनी है। फोकस है डेवलप्ड यूजेस ऑफ टेक्निकल टेक्निक वेरियस फ्लैगशिप मिशंस में ये करना है। 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, रिसर्च एंड इनोवेशन, प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें और कुछ ख़ास जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। देन उसका टेक्निकल टेक्सटाइल अगर हम देखते हैं तो टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्राइमरी फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंसेस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, मतलब एस्थेटिक जो है, जो हम कपड़ा, ठीक है, उसके एस्थेटिक इसके लिए जो बना रहे हैं उस कैरेक्टरिस्टिक के अलावा जो रहेगा वो यहाँ पर टेक्निकल टेक्सटाइल जो है उसमें गिना जाएगा। दूसरे 12 डिफरेंट कैटेगरीज अगर हम एग्रोटेक बोलिए, है ना, उसमें फिशिंग नेट्स आती है, मुल्च मैट्स आते हैं। देन उसके बिल्ड टेक बोलिए, उसमें कॉटन कैनवा जो है वो ट्रम्पलिन्स आते हैं, फ्लोर एंड वॉल कवरिंग आती है। देन क्लोथ टेक बोलिए, है ना, जियोटेक, ये सब यहाँ पर इंक्लूड होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो सब काय में आ रहे हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको, एयर बैग जो है ये टेक्निकल टेक्सटाइल में आ रहे हैं। तो जो भी हम जो कपड़े पहन रहे हैं, नॉर्मल जो रोज़ के कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा एस्थेटिक इसके अलावा जो भी रहेगा वो टेक्निकल टेक्सटाइल जो उसमें गिना जाएगा। इंडिया का 5th लार्जेस्ट मार्केट है, करंट शेयर अराउंड $20 बिलियन का, 8% एनुअल ग्रोथ रेट है, 5% पेनिट्रेशन लेवल है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया ये आ रहा है, रिसेंटली अनवेल किया है इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट 1000 करोड़ के। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनॉग्रेट जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, है ना, अलग अलग यहाँ पर देखने को। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा लाया गया है, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है। वाराणसी से हल्दिया के बीच में नेविगेशन वेसल जो है उसका यहाँ पर काम किया जाए। 13 नेशनल वाटरवेज नाउ ऑपरेशनल जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो ये 1, ये 2, ये 3 अपना ये यहाँ पर अलग अलग जो है ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से चल रहे हैं। देन उसके यहाँ पर दूसरे अगर हम देखते हैं पोटेंशियल क्या क्या है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, ठीक है, एंड DEPA डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ये इन्होंने बेसिकली बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एंड्रोज किया है डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ये क्या है, जॉइंट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स है जिससे कि डेटा गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सके, कि हम डेटा को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लाए, ठीक है। फाइनल लेयर ऑफ इंडिया स्टैक, ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। BIS यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 90% चांसेस है कि इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। ये 1930 में इस्टेब्लिश किया गया, 63 सेंट्रल बैंक्स के द्वारा ओन किया जाता है BIS को। BIS 63 जो नेशनल बैंक्स है उसके द्वारा ओन किया जाता है। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, 95% ऑफ वर्ल्ड GDP। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द शेयर होल्डर है, ठीक है, वन ऑफ द शेयर होल्डर है RBI, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट सेंट्रल बैंक्स पर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो रहनी चाहिए।
एक्ट एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक के लिए ये बैंक की तरह एक्ट करता है। डायलॉग्स, इंटरनेशनल ऑपरेशन, ये सब के लिए होते हैं, ठीक है। BIS कमेटी में बेसल कमेटी है, बेसल कमेटी में पेमेंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमेटी ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन सिस्टम अनेबल प्रोविजन फॉर एसेंशियल सोसाइटी वाइड फंक्शंस एंड सर्विसेज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो इसमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर की रिपोर्ट्स जो न्यूज़ में चल रही है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बेंचमार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी रहेगी उसके लिए लाया गया है। तो फाइंडिंग क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन नॉट कीपिंग पेस विद ग्रोइंग क्लाइमेट अर्जेंसी जो भी है हमारी, ठीक है। तो वो आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है वो देखने को मिल रही है। देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली पब्लिश की जाती है, ठीक है। ये टॉप 5 रिस्क जो है इंडिया के लिए, डिजिटल इनक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेब्ट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। देन ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ग्लोबल जहाँ पे आ रहा है या तो IMF होता है या तो वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। देन उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट, ये प्रोड्यूस की गई है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर जो है उसके द्वारा, इन पार्टनरशिप UN कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इनके द्वारा, ठीक है। ये इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो UN चार्टर बाकी ऑब्जेक्टिव है कि स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल जो है वो अचीव करने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अगेन IMF जो है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। बाकी मिसलिनियस कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक जो है वो है SBI, ICICI, HDFC बैंक, इनको यहाँ पर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक जो है वो दिया गया है, मतलब टू बिग टू फेल, ठीक है। कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया था ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे कि बैंक जो है बैंक नीड टू हैव एसेट दैट एक्सीड 2% ऑफ नेशनल GDP, 2% जो है नेशनल GDP की उसको एक्सीड करना चाहिए, तब जाकर उनको डोमेस्टिक सिस्टम में इम्पोर्टेंट बैंक मिल सकता है। RBI फर्स्ट इशू फ्रेमवर्क डीलिंग विद 2014 में दिया था, ठीक है। RBI डिस्क्लोज नेम ऑफ बैंक डेसिग्नेटेड एज यहाँ पर। तो फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है, साइज, इंटरकनेक्टेडनेस, ग्लोबल एक्टिविटीज़, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ग्लोबली जो ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है उसमें इंडिया के क्या कोई बैंक है, अगर है तो कौन सी बैंक है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है, कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें हम एनवायरनमेंट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, प्लस यहाँ पर MM Academy ऐप डाउनलोड मत करना भूलिएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्सेस है वो आपको देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट ज़बरदस्त तरीके से लाए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।